जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा की। और ये 4 धाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और आज के इस वीडियो में हम आपको इन 4 धाम यात्रा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसे 4 धाम यात्रा कब करें, कैसे करें, 4 धाम यात्रा में रुकने की और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, 4 धाम यात्रा में कितने दिन लगेंगे और 4 धाम यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना होगा। साथ ही यात्रा में आपके घोड़े, खच्चर और पालकी वगैरह के क्या रेट होने वाले हैं। ऐसी और भी कई सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप भी 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आप 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप 4 धाम यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से अपना ऑनलाइन 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हरिद्वार में 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन का ऑफिस बना हुआ है। आप वहां पर जाकर अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अपनी 4 धाम यात्रा शुरू करते हैं। तो 4 धाम यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होगा, क्योंकि हरिद्वार से ही आपकी 4 धाम यात्रा शुरू होती है। और हरिद्वार आने के लिए हरिद्वार में रेलवे स्टेशन मौजूद है। आप डायरेक्ट बाई ट्रेन हरिद्वार आ सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से हरिद्वार आना चाहते हैं तो हरिद्वार का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून का है। और देहरादून से हरिद्वार की दूरी लगभग 51 किलोमीटर पड़ जाती है। लेकिन अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आपको हरिद्वार आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देहरादून से ही अपनी 4 धाम यात्रा शुरू कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बस से हरिद्वार आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। आपको इंडिया की हर एक मेजर सिटी से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। साथ ही अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। तो हमने आपको हरिद्वार तक आने के सभी ऑप्शन बता दिए। आपके लिए जो भी ऑप्शन बेस्ट हो आप उसके जरिए हरिद्वार तक आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आप इस मैप में 4 धाम को देख लीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके कि आपको किस तरीके से अपनी 4 धाम यात्रा प्लान करनी है। तो दोस्तों आप 4 धाम यात्रा करने के लिए सबसे पहले हरिद्वार आएंगे। इसके बाद आप हरिद्वार से सबसे पहले दर्शन करने के लिए जा सकते हैं यमुनोत्री के लिए। और फिर आप जा सकते हैं गंगोत्री के लिए। इसके बाद आप जा सकते हैं केदारनाथ के लिए। और अंत में आप जा सकते हैं बद्रीनाथ के लिए। यानी कि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 4 धाम यात्रा करने के लिए सबसे पहले हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार से ही आपकी यात्रा शुरू होगी। चलिए दोस्तों अब हम हरिद्वार आने के बाद एक एक कर सभी 4 धामों की दर्शन यात्रा के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार आने के बाद आपको सबसे पहले दर्शन करने के लिए जाना है यमुनोत्री के लिए। और हरिद्वार से आपको यमुनोत्री जाने के लिए टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी और बस की सुविधा मिल जाएगी, जिसमें बस में एक व्यक्ति का किराया 400 रुपए के आसपास में लिया जाता है। वही टैक्सी 8 से 10,000 रुपए तक चार्ज कर सकती है। लेकिन दोस्तों बस और टैक्सी आपको डायरेक्ट यमुनोत्री तक नहीं लेकर जाएगी, बल्कि यमुनोत्री से 5 किलोमीटर पहले पड़ता है जानकी चट्टी, वहाँ पर लेकर जाएगी। इसके बाद अगर आप जानकी चट्टी में रात रुकना चाहते हैं तो जानकी चट्टी में कई सारी धर्मशालाएं और होटल बनी हुई है, आप उनमें रुक सकते हैं। जानकी चट्टी में होटल की स्टार्टिंग प्राइस 1500 रुपए के आसपास में होती है। वही धर्मशाला आपको 300 से 400 रुपए में मिल जाएगी। तो आप चाहे तो जानकी चट्टी में अपना नाइट स्टे भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जानकी चट्टी से आगे 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके यमुनोत्री तक जाना होगा। और अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो आप पालकी, घोड़े और पिट्ठू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घोड़े से जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक जाने का और आने का लगभग 1000 रुपए लिया जाता है। वही पालकी से जाने आने का 3000 रुपए तक लिया जाता है। और अगर आप जाने के लिए पिट्ठू लेते हैं तो पिट्ठू का आने जाने के किराया 1000 रुपए लिया जाता है। तो आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप उसके जरिए यमुनोत्री की ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद यमुनोत्री में जाकर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं गंगोत्री के लिए, जो यमुनोत्री से लगभग 221 किलोमीटर दूर आया हुआ है। और आपको जानकी चट्टी से गंगोत्री जाने के लिए बस, टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। बस में जानकी चट्टी से गंगोत्री तक जाने का किराया 400 रुपए लिया जाता है। वही टैक्सी 8 से 10,000 रुपए तक चार्ज कर सकती है। और अगर आपको शेयरिंग टैक्सी मिलती है तो शेयरिंग टैक्सी आपसे 2000 रुपए के आसपास में चार्ज कर सकती है।
तो आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप उसके जरिए यमुनोत्री से गंगोत्री तक आ सकते हैं और फिर गंगोत्री में आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। गंगोत्री में दर्शन करने के लिए आपको कोई भी पैदल यात्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस और टैक्सी मंदिर के पास तक जाती है। आप वहां पर उतरकर आराम से मंदिर में जा सकते हैं और वहां पर दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, गंगोत्री में दर्शन करने के बाद अब आप जा सकते हैं केदारनाथ में दर्शन करने के लिए। और केदारनाथ जाने के लिए आपको गंगोत्री से बस, टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। और गंगोत्री से केदारनाथ की दूरी लगभग 322 किलोमीटर पड़ जाती है। लेकिन गंगोत्री से बस आपको डायरेक्ट केदारनाथ टेम्पल तक नहीं लेकर जाएगी, बल्कि बस और टैक्सी आपको केदारनाथ टेम्पल से 20 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग में ड्रॉप करेगी। और अगर आप सोनप्रयाग में रात रुकना चाहते हैं तो सोनप्रयाग में कई सारी होटल और धर्मशालाएं बनी हुई है, आप उनमें अपना नाइट स्टे भी कर सकते हैं। सोनप्रयाग में होटल की स्टार्टिंग प्राइस लगभग 1000 से 1200 रुपए होती है और धर्मशाला आपको सोनप्रयाग में 400 से 500 रुपए में देखने को मिल जाएगी। सोनप्रयाग आने के बाद दोस्तों आपको सोनप्रयाग से आगे 4 किलोमीटर जाने के लिए टैक्सी मिल जाएगी और आप टैक्सी से सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जा सकते हैं। और गौरीकुंड से आगे केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए आपको 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। और दोस्तों अगर आप घोड़े, पालकी या फिर बिट्टू से यात्रा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, जिसकी प्राइस और बाकी डिटेल आपको हमारे केदारनाथ यात्रा वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी घोड़े, पालकी और बिट्टू की प्राइस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप उसके जरिए गौरीकुंड से केदारनाथ टेम्पल तक जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, केदारनाथ में दर्शन करने के बाद आप वापस नीचे सोनप्रयाग में आ जाइए और सोनप्रयाग से फिर आप जा सकते हैं बद्रीनाथ के लिए। और सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 224 किलोमीटर पड़ जाती है। और सोनप्रयाग से बद्रीनाथ तक जाने का बस 400 रुपए तक चार्ज कर सकती है, वही टैक्सी 7 से 8000 रुपए तक चार्ज कर सकती है। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेना चाहते हैं तो शेयरिंग टैक्सी आपको 1500 रुपए के आसपास में मिल जाएगी। तो आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप उसके जरिए सोनप्रयाग से बद्रीनाथ तक आ सकते हैं और बद्रीनाथ में दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ में दर्शन करने के लिए आपको कोई भी पैदल यात्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस और टैक्सी बद्रीनाथ मंदिर के पास में ही आती है। आप वहां से 5 से 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बद्रीनाथ मंदिर में जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और फिर बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आप वापिस अपनी सिटी के लिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर हम पूरे टूर प्लान को मैप में देखें तो सबसे पहले आप हरिद्वार आ सकते हैं। इसके बाद आप हरिद्वार से जानकी चट्टी जा सकते हैं। फिर जानकी चट्टी से आप 5 किलोमीटर की पैदल ट्रैक करके यमुनोत्री धाम में दर्शन करेंगे। इसके बाद आप यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के बाद आप जाएंगे गंगोत्री के लिए और वहां पर दर्शन करेंगे। इसके बाद गंगोत्री में दर्शन करने के बाद आप जाएंगे सोनप्रयाग के लिए और फिर सोनप्रयाग से आप आगे टैक्सी से जाएंगे गौरीकुंड के लिए और गौरीकुंड से आप अपनी पैदल यात्रा शुरू करके जाएंगे केदारनाथ टेम्पल तक। और फिर केदारनाथ में दर्शन करने के बाद आप वापस सोनप्रयाग में आएंगे और सोनप्रयाग से आप जा सकते हैं बद्रीनाथ के लिए और बद्रीनाथ में दर्शन कर सकते हैं। और बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद आप वापस अपनी सिटी के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका टोटल टूर प्लान और 4 धाम यात्रा का रूट रहेगा। आप इसके जरिए आराम से अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको 4 धाम यात्रा कब करनी चाहिए। तो दोस्तों मई से लेकर आप अक्टूबर तक कभी भी 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। इस टाइम में केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों मंदिर खुले होते हैं, लेकिन विंटर के टाइम में इन्हें बंद किया जाता है। तो आप मई से लेकर अक्टूबर तक कभी भी अपनी 4 धाम यात्रा प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि 4 धाम यात्रा करने में आपको कितने दिन लग सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप उत्तराखंड 4 धाम यात्रा बस से करते हैं तो उत्तराखंड 4 धाम यात्रा करने में आपको 10 से 12 दिन का टाइम लग सकता है। वही अगर आप टैक्सी से और खुद के व्हीकल से ये यात्रा करते हैं तो आप 8 से 10 दिन में ये यात्रा आराम से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको 4 धाम यात्रा में खाने पीने की सभी तरीके की सुविधा मिल जाएगी और खाने पीने के लिए आपको हर जगह कई सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको थाली 100 रुपए के आसपास में मिलेगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि 4 धाम यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है। तो दोस्तों 4 धाम यात्रा में आपका होटल का खर्चा 15,000 रुपए तक आ सकता है। इसके बाद अगर आप ट्रेवल करने के लिए बस का इस्तेमाल करते हैं तो बस का खर्चा आपका 3,000 रुपए तक आ सकता है। इसके बाद आपका खाने पीने का खर्चा 8,000 रुपए तक आ सकता है।
अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आपका 4 धाम यात्रा का खर्चा 26,000 रुपए तक आ सकता है। बाकी अगर आप 4 से 5 लोग साथ में यात्रा कर रहे हैं तो आप ट्रेवल करने के लिए टैक्सी या फिर खुद के व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले या फिर 2 लोग साथ में तो आप ट्रेवल करने के लिए बस का इस्तेमाल ही करें तो आपको सस्ती पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग 4 धाम यात्रा की पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।